नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआरए में जो एक सरकारी योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार और इनके जो कानून बनते हैं, वो कानून क्यों बनाए गए हैं, क्या उस कानून से लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या अधिकारी उस पर अमल करते हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो चालू करते हैं। पहली करप्शन की शुरुआत एसआरए में सेक्शन 3 स्लम एक्ट के अंदर जो कंपिटेंट अपॉइंट द कंपिटेंट अथॉरिटी की नियुक्ति की जाती है सेक्शन 3(1) में। दोस्तों, पहली शुरुआत वहीं से हो जाती है। आज पात्रता के नाम पे लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कारण क्या? 2000 में, ईयर ऑफ 2000 में जब इनका जीआर निकला था, उस जीआर में एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी नागरिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस विषय में जो भी अगर उनके डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने सबमिट नहीं किए हैं, तो भी अधिकारी उनको रिटर्न लेटर देंगे या अधिकारी उनके घर पे जाएंगे, उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, उनकी पात्रता करेंगे, क्योंकि ये अधिकारियों की ड्यूटी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आज एक अलग फंडा बना दिया गया। आज एक अलग फंडा बना दिया गया। अभी सबसे पहले दोस्तों, जोड़पत्र 3 और 4 के बारे में मैं बताता हूँ। जोड़पत्र 3 और 4 जो महाराष्ट्र शासन ने अधिसूचना की 16/5/2015 को, उस अधिसूचना में क्या लिखा है ये पहले सरकारी अधिकारी पढ़े, उसके बाद जोड़पत्र 3 और 4 का उपयोग करें। सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप एनेक्शल 2 बनाते समय जोड़पत्र 3 और 4 भरवाएं। ये नहीं कहा है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। बायोमेट्रिक के समय जब बायोमेट्रिक होती है तो लोग अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। अब डॉक्यूमेंट के साथ में जोड़पत्र 3 और 4, प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, ये जो भराया जा रहा है, इससे बेवजह पेपर के खर्चे हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं और इस पर लागत आ रही है। पहले जब एनेक्शल 2 बनते थे तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एनेक्शल 2 बनते थे। सरकार ने ये कहा है कि जो व्यक्ति एनेक्शल में अपात्र है, उस व्यक्ति को जोड़पत्र 3 और 4 भरना है, क्योंकि जोड़पत्र 3 और 4 उसके अंदर डिटेल्स दिए गए कि आपको वहाँ पे डिटेल्स देना है कि आपके झोपड़े कब के हैं, आपका वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, सेल्फ अटैचमेंट होता है। सेल्फ अटेस्टमेंट जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन अब इसको बायोमेट्रिक के नाम पे कंपलसरी कर दिया है कि पहले ही चरण में आपको जोड़पत्र 3 और 4 भरना है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इस पर नाजायज पेपर की जो पेपर्स हैं वो खराब हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं, पेपर की लागत ज़्यादा। पेपर बचाना चाहिए दोस्तों, पेपर बचाना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत सारे 2000 के पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐलान भी किया था कि जितना पेपर कम यूज़ करो उतना बेहतरीन होगा, जितना पेपर कम यूज़ होगा उतना बेहतरीन होगा। तो आज ये चीज़ खाली पेपर की लड़ाई चल रही है। अब आप बताइए, जोड़पत्र 3 और 4 में कितने पेपर जाते हैं? जोड़पत्र 3 2 पेज का है, जोड़पत्र 4, फिर जोड़पत्र 5 2 पेज का, तो 5 पेज ये हो गए। एक पेज आपका हो गया प्रपत्र अ और प्रपत्र ब, तो तकरीबन 7 से 8 पेज
एक व्यक्ति के पीछे खर्च हो रहे हैं। तो ये देखा जाए तो सरकार के लिए हानिकारक है, क्योंकि पेपर जितने बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि शायद आपको पता है कि पेपर्स के जो बनाने की चरण में कहीं न कहीं रिलेटेड पर्यावरण है, जो पर्यावरण को बचाने की कोशिश होती है, वो पर्यावरण से ही पेपर का निर्माण होता है। इस विषय में हम कभी और बात करेंगे कि क्या ये जो पेड़ है, उन पेड़ों की वजह से पेपर निर्माण होता है, तो ये अलग बात है। अगर जो भी हो, लेकिन ये पेपर बनते हैं पर्यावरण को से, अगर ये जितना नुकसान होगा उतना पर्यावरण को हानि पहुंचेगी, ये सरकार को समझना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ ये है पात्रपात। पात्रपात में सरकार ने समय समय पे फेरबदल किया, लेकिन एक जो चीज़ है, दो चीज़ें ऐसी है जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान नहीं दे रहे, और आप लोग भी उस विषय में कोई भी हेल्प हमें या हमारे चैनल्स को नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि यदि आप और हम साथ मिले तो कुछ न कुछ बदलाव आएगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो भी गाइडेंस लोगों के बेहतरीन के होते हैं, उनके नॉलेज के लिए होते हैं, हम चैनल्स पे बताते हैं, लेकिन आपकी तरफ से मात्र उसको देखा जाता है, वो बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह बदलाव नहीं आएगा। बदलाव करने के लिए मुहिम करनी पड़ेगी। क्या आप मुहिम के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये अगर हम आप नहीं करेंगे तो इस मुहिम से कोई फायदा नहीं होगा। अब दो विषय क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला विषय है 2000 की सर्वे पावती। 2000 की सर्वे पावती का प्रॉब्लम्स ये है कि आपके पास ओरिजिनल पावती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों, मतलब मैं 100 में से 80% लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनको जब वो चीज़ मांगते हैं कि भाई ये नंबर की पावती का डिटेल्स मुझे दीजिए, कॉपी दीजिए, तो वो लिख के देते हैं कि हमारे पास ये नंबर की पावती उपलब्ध नहीं है। इसका कारण क्या सरकारी अधिकारी बताएंगे कि आखिर वो पावतियाँ गई कहाँ? एक पावती एक डिपार्टमेंट से गायब हो तो ठीक है, ये पूरे मुंबई के अंदर दोस्तों ये चीज़ चालू है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस चीज़ पे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? कैसे उठाएंगे? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, कैसे उठाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक पहल ही काफ़ी है। एक पहला कदम वो बहुत है। कम से कम आप उठाइए तो सही, क्योंकि एक एक कदम अगर यदि आप लोग सब लोग उठाएंगे तो इस चीज़ों पे 100% कोई न कोई रिजल्ट निकलेगा। कि आखिर क्या बात है कि डिपार्टमेंट के सर्वे पावतियाँ गायब हो गई, और गायब हो गई तो उसके ऊपर कोई एफआईआर, महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत कोई भी एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराई गई? कारण क्या? अब मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूं, उस चीज पे आरटीआई डालिए। जो भी व्यक्ति जिन्होंने अपने डिटेल्स मांगा है डिपार्टमेंट से कि भाई मुझे इस नंबर की पावती दीजिए, और उसे लिख के आया हुआ है कि आपका जो नंबर से पावती हमारे पास उपलब्ध नहीं है, रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे एक आरटीआई और फाइल करें। पहली तो आरटीआई बाद में, पहली तो आप जो आपके पास जो भी रिप्लाई आ रहा है आप उसको चैलेंज कीजिए, अपील बात डालिए। सेक्शन 19(1) में आरटीआई के सेक्शन 19(1) में अपील फाइल कीजिए, और अपील में ये बताइए कि सर ये ओरिजिनल पावती मेरे पास है, तो इसके ऊपर का
70% जो पेज था वो आखिर कहाँ चला गया डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट मुझे क्यों बोल रहा है कि उपलब्ध नहीं है। तो सेक्शन 7(8) में, आरटीआई के सेक्शन 7(8) में मुझे रीजन बताए कि क्या बात है कि पावती आपके यहाँ गायब हुई है, चोरी हो गई है, आप जानबूझ के देना ही नहीं चाहते। तो रीजन बताइए मुझे। यदि आपके यहाँ से प्रॉपर्टी चोरी हुई है या मिसप्लेस हो गई है या फट गई है, तो क्या आपने उसकी कंप्लेंट लिखाया है? आपने पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट लिखाया है अंडर महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट सेक्शन 4 के अंदर में? यदि नहीं लिखाया है तो उसका दंड झोपड़ी धारक को क्यों? उसका दंड झोपड़ी धारक को क्यों? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आज दो ही ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण आपकी पात्रता होने में आपको तकलीफ हो रही है। ये बात समझिए आप, और इस चीज़ पे आपको कदम नहीं उठाएंगे तो आगे बहुत तकलीफ हो जाएगी, लोग बेघर होंगे। क्योंकि ये जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं, आपके नगर सेवक कहिए, एमएलए कहिए, ये एमपी कहिए, आप लोगों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। या सेंट्रल में बैठी सरकार हो या महाराष्ट्र के सीएम हो, ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। अगर इन्हें करना होता था तो इस चीज़ पे एक अध्यादेश जारी करते थे। इस चीज़ पे अध्यादेश जारी करते थे कि भाई अगर पब्लिक के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और डिपार्टमेंट मिसप्लेस हो गया है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट किया जाए मतलब उसे मान्यता दी जाए कि नहीं ये बराबर है। लेकिन जब डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो डिपार्टमेंट से पावतियाँ गई कहाँ? तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है जिसमें नुकसान झोपड़ी धारकों का हो रहा है, गरीब झोपड़ी धारकों का नुकसान हो रहा है, झोपड़पट्टी वासियों का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए दोस्तों। अब दूसरा मसला आता है आपका, नहीं दूसरा मसला बाद में, पहले हम बता रहे इसका। आप अपील फाइल कीजिए। अपील फाइल करने के बाद जब तक आपकी अपील ही नहीं चलेगी, आप उसको चलाइए और खाली एक ही चीज़ बोलिए कि भाई मेरे पास ओरिजिनल है, तो ये मुझे क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं? ये कहते हैं कि भाई इनके पास नहीं है। तो भाई उस पावती भी लिखा है, पावती जपून ठेवावी। तो झोपड़ीदार को ने जतन करके रखा, तो अधिकारियों ने क्यों नहीं रखा? तो अधिकारी को दंड मिलना चाहिए या नहीं, आप मुझे बताइए। कैसे दंड मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। यदि आप साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ आ रही है कि जब आपकी अपील वहाँ पुटअप कर दिया, आप एक आरटीआई और पुटअप कीजिए कि आपके विभाग में टोटल इस क्षेत्र में पूरा वार्ड का मत मांगिए, क्योंकि आपके जो भी आरटीआई होगी वॉल्यूमिनेशन नेचर में प्रकृति से परे हो जाएगी, कि मतलब प्रकृति से भारी। वो आपको सेक्शन 7(9) में डिनाई करेंगे, आपको इंस्पेक्शन के लिए बुलाएंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे। अब इंस्पेक्शन करके करेंगे क्या? क्योंकि वहाँ पे एक दो पावतियाँ नहीं है। आप पर्टिकुलर आपके एरिया की मांगिए, आप पर्टिकुलर आपके एरिया की मांगिए कि आपके एरिया में टोटल कितने लोगों की जनगणना हुई है और कितनी पावतियाँ आपके पास सुरक्षित है, उसका हमें डिटेल्स दीजिए। दूसरा आरटीआई डालिए, मतलब दूसरा पॉइंट डालिए कि जो भी पावतियाँ आपके यहाँ से हताहत हुई है, मतलब जो चोरी हो गई या घूम गई या कुछ भी हुई है, उसके विषय में आपके डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई किया है, उस कार्रवाई की रिपोर्ट की कॉपी ये प्रत्येक व्यक्ति डाले जिसको उन्होंने लिख के दिया है कि आपकी जो कॉपी मुझे मिल नहीं रही है। और ये आरटीआई डालिए, या इसके पहले एक आरटीआई और डालिए जिसमें आप मांगिए कि भाई हमारे एरिया में ये जो एरिया, आपकी जो भी एरिया नाम डालिए
कि इसका जो भी जनगणना हुई है उसका मुझे इंस्पेक्शन दिया जाए। क्या इंस्पेक्शन दिया जाए, और उस इंस्पेक्शन में देखिए कि आपके नंबर की पावती उसमें है या नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्शन मना नहीं कर सकते, इंस्पेक्शन देना है। 1 घंटा फ्री, 1 घंटे का 5 रुपया, 15 मिनट के 5 रुपये। तो आपको 1 घंटे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ नंबरिंग देखना है, नाम देखना है। आप चेक करिए किसकी किसकी पावती, सीरियल नंबर देखिए कौन कौन सी पावती गायब हुई। एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। क्या होगा दोस्तों, आप 2 घंटा इंस्पेक्शन और लेंगे तो 15 चौक 60 60 120 रुपये आपके जाएंगे, लेकिन आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी वहाँ से कि आखिर डिपार्टमेंट के अंदर हुआ क्या है, नंबरिंग से जो भी चीज़ है वो गई कहाँ है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा मुद्दा है मतदार यादी के अंदर झोपड़ा क्रमांक। मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक, तो दोस्तों आपके जितने भी इलाके हैं, जो भी इलेक्शंस ऑफिसर है, ये 4 तारीख के बाद उनके यहाँ पे आप RTI पुटअप कीजिए। जो भी एक्टिव है, जो चाहता है कि मेरे इस कर्म से लोगों का भला हो, वो व्यक्ति आगे आए और RTI पुटअप करे। मैं चाहता हूँ इतनी RTI आए ना इस मैटर में कि सरकार को विचार करना पड़े कि भाई RTI क्यों मांग रहे हैं, इतने लोग RTI एक ही चीज़ क्यों मांग रहे हैं। रिजल्ट निकलेगा उसमें एक चीज़ डालिए कि भाई ये जो झोपड़ी क्रमांक जो दिया गया है, मतदार यादी में झोपड़ी क्रमांक दिया गया है, ये झोपड़ी क्रमांक कब डाला गया, इस पे पहले डेट की कॉपी दीजिए। पहले डेट का डिटेल लीजिए, कौन से ईयर में या कौन से डेट को झोपड़ा क्रमांक डाला गया है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि ये झोपड़ा क्रमांक जो भी इसमें समावेश दिया गया है, उसके ऊपर इसके अंदर फेरबदल कब कब किया गया, उनका काल, ईयर और डेट ये मांगिए, प्रत्येक व्यक्ति मांगे। मैं चाहता हूं इतनी RTI या लाखों की तादाद में, क्या होगा सर, क्या होगा। लाख व्यक्ति अगर RTI डालेंगे, 10 लाख रेवेन्यू सरकार को जनरेट होगी कि नहीं। भाई हम सरकार को पैसे देते ना, RTI फ्री में नहीं कर रहे हैं। 10 रुपये RTI का, 20 रुपये अपील, फर्स्ट अपील का, 20 रुपये सेकेंड अपील का, फिर उसके बाद स्टेशनरी, जेरोक्स, ये सब कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं सर। तब RTI में थ्रू रेवेन्यू दे रहे सरकार को, फ्री में नहीं ले रहे। तो आप डालिए 10 लाख रेवेन्यू जनरेट होगी, लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होगा कि आखिर इतनी RTI एक ही विषय भी क्यों आ रही है। क्योंकि ये मतदार यादी के अंदर जो भी झोपड़ी क्रमांक है दोस्तों अभी के नहीं है, ये मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जब पहला इलेक्शन हुआ होगा आज़ादी के बाद, उस समय झोपड़ी क्रमांक डाला गया है। तो इसी को कंफर्म कीजिए, क्योंकि इस पे रिवाइज तो नहीं किया गया है। अब आपको मैं बताता हूं कि इलेक्शन ऑफिस में जाएंगे झोपड़ा क्रमांक चेंज करवाने, तो अधिकारी बोलते इसकी क्या जरूरत है, इलेक्शन ऑफिसर क्या बोलते हैं इसकी क्या जरूरत है। और कंपिटेंट अथॉरिटी में क्या कहा जाता है कि भैया नहीं, आपका एक ही फैमिली में समाविष्ट। भाई मेरे नाम अलग है, सर्वे में झोपड़े अलग है, इलेक्शन में नाम अलग है, फिर समाविष्ट कैसे। मेरे डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के, फर्क इतना है सिर्फ आपका मतदार यादी में नाम एक ही फैमिली में आ रहा है, जिसके अंदर हेड ऑफ फैमिली, जो हेड ऑफ फैमिली है उसके नाम से जो पाता होता है, बाकी सबको समाविष्ट कर देंगे। क्यों, क्या सरकार ने कभी अध्यादेश निकाला है, क्या सरकार ने कभी भी अध्यादेश निकाला है कि मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक चेंज कराइए। क्या सरकार ने कभी अध्यादेश निकाला है सरकारी अधिकारियों की कि आप सर्वे करके जो झोपड़ी है, जो झोपड़ी है उस झोपड़ी की जो अगर उसमें 4 भाग हुए हैं तो उनके झोपड़े क्रमांक अलग किए जाए। ये कहा सरकार ने, कभी नहीं कहा। झोपड़ी करना
अब देखिए फिर मैं यहीं पे आता हूँ, झोपड़ी गणना। सरकार ने झोपड़ी गणना करवाया था ना, तो झोपड़ी गणना में तो आपका घर अलग आया है, तो फिर मतदार यादी क्यों देख रहे हैं आप? तो मतदार यादी क्यों देख रहे हैं आप? क्योंकि ये सर्वे किसने किया? प्राइवेट में किया, सरकारी अधिकारियों ने किया है, घर घर जाके किया है। तो भाई वो जब सर्वे किया हुआ है और उसमें झोपड़ी अलग है 2000 के अंदर, तो आज ये 2024 में या 2015 में या 16 में या आने वाले समय में ये मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक के आधार पे लोगों को झोपड़े कैसे अपात्र कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, गंभीर विषय है। ये प्रश्न है एक इंसान के रहने के स्थान की। आखिर वो कहाँ जाएगा? आखिर उसका परिवार कहाँ जाएगा? जो आप उसे समाविष्ट करते हैं और बाद में क्वेश्चन मार्क होता है, भाई आपका पात्र नहीं, आपको ऑलरेडी आपके एक जन के नाम से मिल चुका है। अरे भाई सर्वे हुआ है, जनगणना हुई है, उस जनगणना के आधार पर वो झोपड़ी अलग दिखाई गई है। तो सरकार ने तो कभी हमें इत्तला नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, जागरूक नहीं किया कि झोपड़ी क्रमांक चीज को तो करवा लेते थे। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए, क्या सरकार ने कभी बताया, कभी बोला सरकार ने कि भाई झोपड़ी क्रमांक चेंज कराओ? आज तक मुझे बताइए। अब मुझे तो लगता है, मुझे प्राउड फील नहीं हो रहा है, ये तो आपको लगे प्राउड फील कि जितने भी चैनल्स हैं इस सारे के बारे में बताने वाले, क्या कभी किसी ने बताया झोपड़ा क्रमांक क्या होता है मतदार यादी में? क्यों नहीं बताया? कारण बताइए। कि उनको भी पता नहीं है, उनको भी पता नहीं था कि मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक होता है। दोस्तों 2000 ईयर ऑफ 2000 से हम इसमें घुसे पड़े हैं। ईयर ऑफ 2000 के पहले हमारी सोशल एक्टिविटी थी, किसी पार्टी के बैनर पे हम काम करते थे, हम रोज समाज सेवा करते थे, तब ये ज्ञान हमको मिला है। 18-19 साल की उम्र से हम लोग पार्टियों के नेताओं के पीछे भागना, डिपार्टमेंट भागना, ये सब काम करते आए, पैसे के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। तो अब हमको ज्ञान मिला है कि भाई ये क्या क्या चीज़ें होती है। और शायद आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे हम जो भी चीज़ बताते हो शायद कहीं भी कोई आपको नहीं बताता होगा, क्योंकि ये चीज़ छुपाने वाली नहीं है, ये चीज़ छुपाने वाली नहीं है, ये चीज़ लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके लिए हम बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि भाई आप लोगों का सपोर्ट रहे तो ये चीज़ आगे बढ़ के इस चीज़ पे कोई न कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन आप हैं कि समझते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब जैसे आप सोचते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो दोस्तों मैं अकेला क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं अकेले? मेरा जो भी ड्यूटी है, जो भी ड्यूटी जो ड्यूटी मुझे किसी ने नहीं कहा कि करिए, लेकिन मेरे दिल ने कहा, मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं लोगों में शेयर करूं, शायद उनकी तकलीफ़ों में उनको काम आए। तो आपका भी फर्ज होता है कि नहीं होता है, वो मुझे बताइए कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना, इस मुहिम को आगे बढ़ाना, ताकि लोगों की तकलीफ़ें एकदम ख़त्म हो जाए। होता ही या नहीं होता है, कमेंट कीजिए। अब आप लोग परेशान हैं, सोच रहे कि भाई हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मात्र वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सरकार को पता चले कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं। लेकिन आप तो करते ही नहीं है, आप तो करते ही नहीं है। सब्सक्राइबर मेरे कितने हैं? 1300 के ऊपर। व्यूज़ कितने हैं? देखिए कितने जाते हैं? 100, 150, 200, बस। बाकी सबका काम हो गया। जो जानकारी मिलनी थी मिल गई। दोस्तों जानकारी कभी नुकसान नहीं देती है,
हम वही चीज़ बताते हैं जो लोगों को ज़रूरी है। आप अगर ये चीज़ काम करेंगे दोस्तों, चैनल आपका और हमारा है। यदि आप इस चीज़ को, इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे, शायद बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, आपके पहचान के कोई अधिकारी, उनको शेयर कीजिए, भाई देखिए क्या चल रहा है। और दूसरी चीज़ आरटीआई, एक तो सर्वे के लिए, सर्वे पावती कहाँ गई उसके लिए जो मैंने बताया उस हिसाब से, और दूसरा इलेक्शन ऑफिस में, क्योंकि अभी मत डालिए, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा बोझा नहीं देने का है। क्योंकि अभी पूरी मुंबई में लोगों ने कुछ 50% समथिंग कुछ लोगों ने वोट दिया है, तो इलेक्शन ऑफिस में पैर रखने की जगह नहीं होगी। यदि 4 तारीख के बाद आप लोग एक काम चालू करते हैं ना दोस्तों, और मैं कहता हूँ कि 1 महीने में कम से कम लाखों करोड़ों आरटीआई गिर पुटअप होनी चाहिए। ये अधिकारी परेशान हो जाना चाहिए कि भाई एक ही आरटीआई रे, क्या है मतलब इसका। इनको सरकार के पास बताना पड़ेगा कि भाई एक ही आरटीआई आ रही है, सेम आरटीआई अनेकों लोग मांग रहे, कारण क्या। तो सरकार इस पे सुविचार करेगी, भाई आखिर कारण क्या है, कारण क्या है। तो सरकार के दिमाग में ले, शायद सरकार को भी पता नहीं है कि ये मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक के नाम पे ये अधिकारी कितने लूटपाट मचा रहे हैं। ये अधिकारी कितनी लूटपाट मचा रहे हैं ये सरकार को भी शायद पता नहीं है। हो सकता है पता हो, मिली भगत भी हो सकती है। मैं तो दोनों तरफ चलूंगा भाई, मैं क्यों बोलूं उन्हें पता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको और हमको समझना चाहिए। इस चीज़ के अंदर अगर हमें एक ट्रांसपेरेंसी लाना है तो भाई एक दूसरे का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा। आप मुझे अकेला छोड़ेंगे तो आपका हाथ कौन पकड़ेगा, मैं आपको अकेला छोड़ूंगा तो मेरा हाथ कौन पकड़ेगा। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम्स है ना, हर एसआरए में वही प्रॉब्लम है। हर एक आदमी के अंदर ईगो है, हर एक आदमी के अंदर ईगो है। हर आदमी सोचता है मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। भाई साहब आगे बढ़ना है तो लोग इकट्ठा हो जाए, लोगों से विचार विमर्श करें, इलेक्शन कराए, लोग चुनेंगे और सर्वसम्मति से आप लोग मिलके काम कीजिए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसका फायदा प्रशासन उठाती है, अधिकारी उठाते हैं और डेवलपर्स उठाते हैं। और ये जो राजनेता जो आप है ना, वो, क्योंकि राजनेता ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी यूनिटी बने। भाई इनका ध्येय है फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो, ये इनका इंटेंशन है। और आप उसके अंदर उनको कामयाब करते हैं। अगर ये कामयाबी उनको मिलती है तो किसकी वजह से, आपकी वजह से। आप दे रहे हैं ना। क्या देश के अंदर कभी प्रॉब्लम आने के बाद लोग क्या करते हैं, घर में बैठते, मुझे वोट नहीं देना है। अरे भाई वोट क्यों नहीं दे रहे आप। नहीं, किसको दूं मैं, सरकार ने मेरे लिए क्या किया। भाई सरकार ने आपके लिए क्या किया क्या नहीं किया तो उसको जवाब दीजिए ना। इसीलिए तो नोटा का है, एनओटी है। और यदि यदि जिस असेंबली में नोटा का मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, अभी 6 महीने में इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। और फिर तमाशा देखिए। आपको क्या मजाक लग रहा है, मजाक नहीं, फिर तमाशा देखिए। जितने कैंडिडेट है ना उनकी पार्टी वाले उनको पहले भगाएंगे, भैया क्या है तुमसे तो नाराज है लोग, हटो दूसरा आने दो। क्योंकि पार्टी किसी की नहीं होती, जो पार्टी को आगे बढ़ेगा पार्टी उसकी है। जब तक आप कुर्सी पे हो आपकी पार्टी, समझ रहे हैं। ये तो आपने नतीजा देखा होगा, अभी फिलहाल 10 साल में बहुत ऐसे नतीजे दिखले, बहुत ऐसे नतीजे दिखे।
तो उस विषय में हमको पॉलिटिक्स में जाना, लेकिन एक बता रहा हूँ मैं कि आपका अधिकार है वो। हमारा चैनल जागो इंडिया जागो जागरूकता फैलाता है। हम हर तरह की खबर बताएंगे आपको। हम ऐसा नहीं भ्रष्टाचार भी बताएंगे। हम आपकी तकलीफों में आपको गाइडेंस भी करेंगे। हम सरकार की कुनीतियों पे वो भी खबर दिखाएंगे कि सरकार क्या गलत कर रही है। आज मुझे बताइए, कोई रोड ऐसा बताइए जिस जहां फुटपाथ पे लोग चलते हो, है? बहुत कम है भाई। फुटपाथ इंक्रोच किया है, किसने किया? फुटपाथ इंक्रोच किसने किया? चलिए आप मुझे बताइए, किसने करवाया? पब्लिक ने किया। किसने करवाया इंक्रोचमेंट? सरकार ने। जबकि इस्लाम एक्ट में कहा गया है फुटपाथ के ऊपर कुछ भी, अब वहां पे कुछ भी परमिशेबल नहीं है। फुटपाथ पे एक बंदा बैठ खड़े रह के भी कोई सामान नहीं बेच सकता है, क्योंकि वो राहगीरों के लिए, पदयात्रियों के, पेडेस्ट्रियन के लिए है। लेकिन आज फुटपाथ है कहाँ? लोग चल रहे हैं रोड पे, जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी वाले को फाइन लगती है। तो भैया जब लोग रोड पे चलेंगे तो गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे? जो हकीकत है वो हकीकत है। तो ये जो चीजें, कमियां, कुनीतियां जो चल रही है ना, ये चीज तो सुधारना चाहिए ना सरकार को, लेकिन नहीं सुधारेगी। क्योंकि फुटपाथ पे कब्जा सरकार ने करवाया है। सरकार ने करवाया कैसे? कभी झुमका वाकर केंद्र के नाम पे, कभी दुग्ध व्यवसाय इसका उसके नाम पे। तो क्या भाई फुटपाथ ही मिला इनको? तो फुटपाथ पे अगर वो चीज आप इंस्टॉल कर देंगे तो पब्लिक चलेगी कहां से? रोड से जाएगी। रोड से जाएगी कि नहीं? तो सरकार का यही दोहरा मापदंड है। यही दोहरा मापदंड है। तो दोस्तों इस चीज को समझिए आप। आज हमने करप्शन की सिर्फ 2 बातें की हैं। आगे भी हमारे वीडियोस बनाएंगे हम, और भी चीज बताएंगे कि सर भी क्या क्या करप्शन होते हैं, क्या क्या चीजें आपकी सुनी नहीं जाती, क्या क्या मनमानी होती है, सब बताएंगे। लेकिन ये जो 2 इंपॉर्टेंट विषय था वो मैंने बताया, और उस विषय में आपको अलर्ट होना है। मैंने क्या क्या बताया? पहले तो जिनके पास आरटीआई में, जिनके पास रिपोर्ट आ गई है आरटीआई की कि भाई आपके नंबर से ट्रेस नहीं हो रहा, वो अपील फाइल करें, फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 19(1) में, और फिर एक आरटीआई फाइल करें जिसमें वहाँ पे इंस्पेक्शन मांगे कि भैया हमारे एरिया में कितने लोगों का है, पूरे डिटेल दीजिए, इंस्पेक्शन दीजिए मुझे। उस इंस्पेक्शन में आप पेन और एक कॉपी लेके जाइए, नंबरिंग से लिखिए, नंबरिंग से लिखिए, वो आपके लिए अलाउड है, लिख सकते हैं आप, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। सॉरी। तो उसमें देखिए कि आपके हकीकत में आपकी कॉपी है या नहीं है, और नहीं है तो कहाँ गई? आपके अगल बगल के नंबर है तो आपके नंबर्स कहाँ गए? इस चीज को आप चेक करिए। फिर दूसरा मैंने क्या बोला, इलेक्शन ऑफिस में 4 जून के बाद आरटीआई गिरनी चाहिए कि झोपड़ा क्रमांक ये मतदार यादी में कब डाला गया, उसका डेट, उस डेट के बाद से कितनी बार इसमें फेरबदल किया गया, उन सबका डेट। एक आदमी का नहीं, जनरल सरकार द्वारा कब फेरबदल किया गया वो मांगिए। लेकिन आरटीआई एक नहीं, अनेकों आरटीआई डालिए दोस्तों, क्योंकि जब मेजोरिटी, बहुमत होती ना, तो वहाँ विजय होती है। और तीसरी चीज क्या बोला मैंने, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए। मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जब तक कि इन चीजों पे सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। उसके बाद मत देखिए मेरा वीडियो, लाइक मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी बंद करके बैठ जाऊंगा, लेकिन लोगों का काम जरूरी है।
लोगों का काम जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम ये दो विषय पे बात किए। आने वाले समय में और भी जो इस तरह के करप्शन है हम उस पर बात करेंगे। आरटीआई का जो भी चल रहा है, बीच बीच में हम आरटीआई भी चलाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट्स करते हैं सर आरटीआई का सेक्शन 8 के बारे में बताइए। वो भी हम कल परसों में बताएंगे, कल परसों में 1-2 दिन में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों इस समय थोड़ा मैं आया हूँ बाहर से, तो मेरे सब डिपार्टमेंट में पूरा हलगामा हो गया। मैं अभी भी एसआरए से आया, डायरेक्ट वीडियो बनाने बैठा हूँ। एसआरए में से आया, वहाँ वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे भी आज एक सेकेंड फर्स्ट अपील फाइल किया हूँ। तो ये सब चीज़ें चली जिसके अंदर मुझे समय कम मिल रहा है। अब कोई भी वीडियोस बनाने के लिए अब मुझे उस पर थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। ये जो जनरल वीडियोस के लिए मुझे स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको इसी तरह बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटर से कार्य क्या है, मुझे याद है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे प्रॉपर रूल के हिसाब से, तो मज़ा आता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, फिर बाद आप लोग कहेंगे कि वीडियो का लेंथ बड़ा लंबा कर देते सर। दोस्तों क्या करें, ये सरकार ने इतनी बड़ी ठोकर मारी है ना लोगों को कि बातें ख़त्म ही नहीं होती। मन करता है बोलते जाए, अपने दिल के अंदर भड़ास निकालते जाऊँ मैं। जो मुंबई महाराष्ट्र में लोगों की बदहाली हुई है ना एसआरई के नाम पे, देखता हूँ दर्द होता है, मुझे दर्द होता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम अगली वीडियो भी करप्शन के ऊपर इसके आगे हम बताएंगे, और क्या क्या चीज़ें जो आपको अधिकार दिया गया लेकिन एसआरई के अधिकारी आपको उसका लाभ लेने नहीं देते हैं, इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो सरकार तक पहुंचे। मेरा काम मैंने किया, आपका काम आपको करना है। अब देखते हैं आप कितने तटस्थ हैं इस मुहिम के अंदर में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी करप्शन के विषय में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।